बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोजन वाटर, और उसका कौन सा टॉपिक कर रहे थे हम? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ वाटर। 3 पार्ट्स इसके हम कर चुके हैं, ये चौथा पार्ट होने जा रहा है जिसमें हम लास्ट मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री के लेवल के ऊपर जो है वो हाइड्रोजन गैस की तैयारी कैसे होती है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना, ठीक है। ये कौन सा मेथड है? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये चौथा मेथड है जिसके ज़रिए आप हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आप ये पार्ट 2 इस बुक का देख रहे हैं तो पार्ट 1 में यानी कि ओल्ड बुक के अंदर ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा चैप्टर है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, और इसके ऊपर मैंने बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बनाई हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, बैटरीज, ये सब चीज़ें आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। इसलिए अगर आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर ग्रिप नहीं है ना इतनी अच्छी, तो वो वीडियोस आप देख लीजिए पहले, तो आपको बड़े अच्छे से ये वीडियो समझ में आ जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझे बगैर जो ना आपको ये लेक्चर डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो मुझसे शिकायत मत कीजिएगा कि सर ये क्या और वो क्या, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। अब इलेक्ट्रोलाइसिस हल्का सा ओवरव्यू तो मैं दूंगा। इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या? एक प्रोसेस है। देखिए बार बार मैं चीज़ बताता हूँ ना, ये छोटी छोटी टिप्स बताता हूँ, इसको जहन नशीन करें। जब मैं पूछता हूँ ये क्या है तो बताएं सर ये मार्कर है। आप ये मत बताएं कि इससे लिखते हैं या ये वाइट कलर का है। नहीं, मेरा सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल ये क्या है आप ये बता दीजिए। मार्कर है। क्रिकेट क्या है? एक एक्टिविटी है। कुकिंग क्या है? एक एक्टिविटी है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? ये भी एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है। हर एक्टिविटी, हर प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई काम हो रहा होता है, तो इसमें भी कोई काम हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? ये प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ आयंस टेक प्लेस। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो आयंस की मूवमेंट होती है, आयंस की हरकत शुरू हो जाती है, ठीक है। टेक्स प्लेस मतलब होती है, ठीक है। कब? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। ये टू द पॉइंट और सिंपल सी मैंने डेफिनेशन बताई है रिकॉल करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस का ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो क्या हो रहा है? आयंस की मूवमेंट शुरू हो रही है, ठीक है। कहाँ हो रही है? व्हेन, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो रहा है। अब ये आयंस हैं किस जगह पर और आयंस होते क्या हैं ये भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। आयंस पार्टिकल हैं, जैसे एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सब पार्टिकल हैं। मॉलिक्यूल है, ये सब पार्टिकल हैं, ठीक है। तो आयन भी एक पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है? ये वो पार्टिकल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं होते। अनइक्वल का निशान मैंने लगाया, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं होते। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन आयन इसको ले लीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है और प्रोटॉन एक है। और न्यूट्रॉन की तो खैर बात करनी ही नहीं चाहिए। आयंस की जब बात होती है तो न्यूट्रॉन की बात नहीं होती, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो, इसमें आप अनइक्वलिटी देख लें। इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर नहीं है प्रोटॉन के। समझ में आ गई बात? सोडियम का आयन ले लीजिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 हैं, और प्रोटॉन कितने हैं? 11 हैं। अनइक्वलिटी नज़र आ गई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है। हाइड्रोक्साइड आयन को ले लीजिए, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है। टोटल, अब यहाँ टोटल काउंट करने पड़ेंगे आपको। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, और आगे और भी है। फिर डिटेल्ड अगर इस आयन के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना है तो केमिस्ट्री बेसिक्स की प्लेलिस्ट पढ़ी है, उसमें जाएं आप, तो आयन के ऊपर मैंने जो है वो अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, तफसील से आपको उसमें भी पता चल जाएगा। तो बेसिकली आयन इसको कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब इसको और आसान करते हैं क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो आयंस तो आपको समझ में आ गया कि आयंस पार्टिकल हैं, और किस किस्म के पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं होता। इनकी पहचान ये कि आपको ऊपर प्लस या माइनस का साइन जो है वो नज़र आएगा, जिसको चार्ज कहते हैं। समझ में आ गई बात? इनकी मूवमेंट शुरू होती है,
इनकी मूवमेंट शुरू होती है, इनकी हरकत शुरू होती है। कहाँ पर? अब आगे भी इसको कर लें। टूवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, टूवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, अपने मुतल्लिका, रेस्पेक्टिव मतलब मुतल्लिका जिससे इनका ताल्लुक है, मुतल्लिका मतलब जिससे इनका ताल्लुक है, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं अभी बता देता हूँ आपको। एक बीकर ले लीजिए, लैब के अंदर बीकर पड़ा हुआ होता है ये, ठीक है, और दो मेटल स्ट्रिप्स ले लीजिए। मेटल स्ट्रिप्स मतलब छोटी सी पट्टियाँ, ठीक है, मेटल की स्ट्रिप्स हैं। एक जो है वो कॉपर की ले लीजिए और एक जो है वो जिंक की ले लीजिए, जिंक और कॉपर, ठीक है, ये दोनों मेटल हैं, बाज़ार में मिल जाते हैं। साइंटिफिक स्टोर पर चले जाएं, बोलें जिंक की पट्टियाँ दे दें, एक जिंक की वो आपको दे देगा निकाल के, इतनी बड़ी ये पट्टी आप लेके आ गए। जैसे हमारा स्केल होता है लाइन खींचने वाला, इस तरह कॉपर की भी एक स्ट्रिप लंबी सी ले आएँ साइंटिफिक स्टोर से, वो मिल जाएगा। यहाँ पर अब इस बीकर में आप पानी डाल दें और इसमें ये डिप कर दें, दोनों ये पट्टियाँ जो हैं मेटल की स्ट्रिप्स हैं, ये कॉपर और जिंक की, आपने इसमें डाल दी और इस पानी के अंदर आपने क्या किया, सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो है ना हमारा, सोडियम क्लोराइड जिसको हम कहते हैं, ये आपने डाल दिया। वाटर जो है बेस्ट आयनाइजर है क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, इसीलिए जैसे इसको पानी में डालेंगे पानी इसको तोड़ देगा। किस में तोड़ देगा? ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। ये दोनों आयन्स हैं, समझ में आ गई बात। इस सोडियम के आयन की तरफ देखेंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 हैं और प्रोटॉन जो हैं 11 हैं इस सोडियम के आयन के पास। क्लोराइड के आयन के पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 18 हैं और प्रोटॉन जो हैं वो 17 हैं। तो मैं ये साबित भी कर रहा हूँ साथ साथ बात कि आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बराबर तादाद नहीं है, तभी उसको आयन कहा जा रहा है। तो जैसे ही आपने पानी में इसको डाला तो सोडियम आयन जो है वो बन गए और क्लोराइड आयन भी बन गए, ठीक है। ये बने हैं अभी, सिर्फ इनकी हरकत शुरू नहीं हुई है, ये याद रहे, ये अभी सिर्फ बने हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स ने इनको तोड़ दिया, अब इनकी हरकत शुरू होगी। कब शुरू होगी? आप एक बैटरी लीजिए, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये प्लस और माइनस, और दो तारें लीजिए, एक तार यहाँ से बांधें और इसके साथ ज्वाइन कर दें, दूसरी तार इससे बांधें और इसके साथ ज्वाइन कर दें। ये जो आपने दो मेटल की स्ट्रिप्स ली थी, एक कॉपर की थी एक जिंक की थी, जो स्ट्रिप, अब ये कोई सी भी हो, भले कॉपर की हो या जिंक की हो, ठीक है, जो स्ट्रिप आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच की है, ये भी नेगेटिव हो जाएगी, और जो स्ट्रिप आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच की है, ये स्ट्रिप जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। और इसके साथ साथ जैसे ही ये वायर्स के साथ आपने इन स्ट्रिप्स को अटैच कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से, उसी वक्त इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता हुआ जाएगा, यहाँ से इन होगा और इस पानी में जाएगा, और पानी से यहाँ से दोबारा होता हुआ यहाँ पे आएगा और यहाँ से दोबारा यहाँ चला जाएगा। इस तरह ये पूरा सर्किट बन जाएगा। यूँ ये अंदर गया, फिर ये बाहर आया और ये दोबारा अंदर चला गया। कॉन्सेप्ट मुश्किल है, मैंने कहा ना, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस की बेसिक्स वीक हैं आपकी और आगे जाके बहुत परेशानी होगी आपको। जैसे फिज़िक्स के टॉपिक के अंदर जो है ना वेक्टर्स वाला चैप्टर जो है, वो वेक्टर्स वाला, वेक्टर्स के ऊपर अगर आपकी अच्छी सी ग्रिप नहीं है ना, तो आप जगह जगह परेशान रहेंगे फिज़िक्स में। बिल्कुल इसी तरह केमिस्ट्री की दुनिया में एक मोल का कॉन्सेप्ट है और दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका वीक है ना तो आप परेशान रहेंगे। बहरहाल तो यहाँ देख लीजिए, तो मैं ये बात बता रहा था कि आपने बैटरी से कनेक्ट किया इन दोनों स्ट्रिप्स को, और जैसे ही कनेक्ट किया इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू हो गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है और ये इस स्ट्रिप से होता हुआ, सोल्यूशन से होता हुआ ये दूसरे स्ट्रिप की तरफ आ रहा है और यहाँ से निकल के ये दोबारा बैटरी में जा रहा है। इस तरह ये पूरा चक्कर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का। समझ में आ गई बात? जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू होगा, और कब शुरू होगा, जैसे ही आप इन दोनों स्ट्रिप्स को वायर के साथ अटैच करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के साथ ही
ये जो आयन्स हैं इनकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। ये जो पॉजिटिव आयन है सोडियम आयन, ये इस नेगेटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा, नेगेटिव स्ट्रिप या प्लेट। अब ये स्ट्रिप नेगेटिव हो गई ना, ये प्लेट जो है वो नेगेटिव हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट थी। और ये जो क्लोराइड का आयन नेगेटिव है, ये कहाँ चला जाएगा? इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा। याद रखिएगा कि साइंस की दुनिया में, हमारी नेचर में जगह जगह ये चीज़ है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, यानी कि उसकी तरफ जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर फेंकेगा, दूर हटेंगे ये दोनों एक दूसरे से, और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से दूर हटेंगे। ये नेचर में हमारी जगह जगह होता है। इसकी वजूहात क्या है, इसके ऊपर तफसील तो बहुत ज़्यादा है, वो तो भी नहीं बता सकता, लेकिन ये नेचर में हमें जगह जगह नज़र आता है। इसीलिए क्लोराइड आयन क्योंकि नेगेटिव है, इसीलिए ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, ना कि इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा ये क्लोराइड आयन, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव प्लेट है। और ये पॉजिटिव प्लेट क्यों हुई, ये पॉजिटिव स्ट्रिप क्यों हुई? क्योंकि इस तार का कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ था। बैटरी पे लिखा होता है ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, सेल पे भी लिखा होता है। इसी तरह ये जो दूसरी स्ट्रिप है ये नेगेटिव क्यों हुई? क्योंकि इसका तार जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट था बैटरी के। जैसे ही ये कनेक्शन शुरू हुआ, ये इन आयंस की मूवमेंट जो है वो शुरू हो गई। नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ गया, पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ चला गया। अगर आपकी थोड़ी सी इलेक्ट्रोलाइसिस वीक है तो अभी मेरा ख्याल में बेहतर हो गई होगी। ये तार लगने से पहले, ये वायर के ज्वाइन होने से पहले, ये स्ट्रिप्स जो थी मेटल की, ये सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रिप्स थी मेटल की बनी हुई, मेटल की प्लेट्स थी। लेकिन जैसे ही ये तारें हमने कनेक्ट की हैं, अब इनको साइंस की दुनिया में एक नाम दिया जाता है। ये जो नेगेटिव वाली स्ट्रिप है इसका नाम है कैथोड। क्या नाम है इसका? कैथोड। और ये जो पॉजिटिव वाली स्ट्रिप है इसका नाम है एनोड। क्या नाम है इसका? इसका नाम एनोड है। और कलेक्टिवली दोनों का एक नाम है, इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स। अब आपसे कोई पूछता है कि ये क्या है, ये क्या है, आप बोलेंगे इलेक्ट्रोड। कोई पूछे ये क्या है, आप बोलेंगे इलेक्ट्रोड। वो बोलेगा ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड हैं, जिस तरह आप और मैं इंसान हैं, लेकिन इंसान के बाद कुछ आगे भी तो बात है। आप क्या हैं और मैं क्या हूँ ये बता दीजिए। फिर आप बोलेंगे मैं आसिफ हूँ, आप रज़ा हैं। फ़र्क आ गया ना। फिर इंसान की हद तक तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन फिर आगे तो फ़र्क शुरू हो जाते हैं ना मज़ीद, और सिर्फ इंसान थोड़ी ना। तो इसी तरह ये जो दोनों के दोनों हैं, कलेक्टिवली आप इनको इलेक्ट्रोड्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड्स ई से, ठीक है। लेकिन फिर आगे इलेक्ट्रोड्स की दो कैटेगरी आ जाती हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसका एक नाम है एनोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसका एक ख़ास नाम है कैथोड। ये नोट करते रहिए। अगर आप में लेक्चर नोट करने की हैबिट नहीं है तो रियली सॉरी, आप नहीं सीख सकते केमिस्ट्री। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या, ये सोडियम और क्लोराइड क्या ये आयंस नहीं है? बिल्कुल आयंस हैं। क्या इनकी मूवमेंट शुरू नहीं हुई? बिल्कुल शुरू हुई। ये मूव होके कहाँ गए? अपने अपने मुतल्लिका या रिलेटेड इलेक्ट्रोड्स की तरफ क्या नहीं गए? बिल्कुल गए। इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? ये जो नज़र आ रही है मेटल की स्ट्रिप्स, ये इलेक्ट्रोड हैं। ये इलेक्ट्रोड्स कब बनी? जब इनसे हमने वायर को कनेक्ट किया, वो वायर जो कि बैटरी से निकल रही हैं, तब जाके ये एक कैथोड बन गया और एक एनोड बन गया। ये कैथोड क्यों बना? क्योंकि इसके साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है। ये एनोड क्यों बना? क्योंकि इसके साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है। समझ में आ गई बात? और अंदर क्या है? पानी। पानी के अंदर आपने क्या डाला था? सॉल्ट डाला था। सॉल्ट के साथ पानी ने क्या किया? उसको आयनाइज कर दिया। समझ में आ गई बात? ये सारी तफसील मैंने समझा दी आपको। अब ज़रा इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन भी आप देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन? एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है, एक काम है जिसमें कोई हरकत हो रही है। कौन सा काम है? इन विच, जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ आयंस टेक प्लेस। आयंस की मूवमेंट हो रही है। कब हो रही है मूवमेंट? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, देखें। और इलेक्ट्रिक करंट कब पास होना शुरू हुआ, कब गुजरना शुरू हुआ? जब आपने वायर्स को कनेक्ट किया। किसके साथ? इन इलेक्ट्रोड्स के साथ। नीचे क्या मौजूद है? बैटरी मौजूद है, बैटरी के साथ। और आयंस की मूवमेंट कहाँ हुई? कहाँ चले गए आयंस? अपने अपने घर चले गए? नहीं। कहाँ गए? टूवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स,
टूवर्ड्स मतलब की तरफ, देयर मतलब अपने, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स अपने मुतल्लिका इलेक्ट्रोड्स की तरफ। क्लोरीन का जो क्लोरीन नेगेटिव आयन था, ठीक है, तो इसका जो मुतल्लिका रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड था वो क्या था, वो एनोड था, क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और इसका सोडियम आयन जो कि पॉजिटिव आयन है, इसका मुतल्लिका जो है वो इलेक्ट्रोड ये है जो कि नेगेटिव है। समझ में आ गई बात। तो ये क्या प्रोसेस हो रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। एग्जैक्टली इसी प्रोसेस का यूज़ होने जा रहा है अभी, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन होगी। अब यहाँ पर इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन के साथ साथ आप ज़रा ये चीज़ भी सीख लीजिए कि ये सोडियम का आयन यहाँ पर जा क्यों रहा है, और ये क्लोराइड का आयन जो है वो यहाँ पर जा क्यों रहा है। मैं इसको मिटा दूँ, ज़रा स्पेस बनाऊँ थोड़ा सा। इससे पहले सोडियम के आयन की मौजूदा पोजीशन देख लें कि सोडियम का आयन और सोडियम के एटम में फ़र्क क्या है। सोडियम का आयन और सोडियम के एटम में, और क्लोरीन का आयन और क्लोरीन के एटम में फ़र्क क्या है। ये सोडियम का एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, प्रोटॉन कितने हैं, 11। ये सोडियम का आयन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, प्रोटॉन कितने हैं, 11। ठीक है, ये क्लोरीन का एटम है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, प्रोटॉन कितने हैं, 17। ये क्लोरीन का आयन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18, प्रोटॉन कितने हैं, 17। दोनों में पोजीशन देखें पहले आप। सोडियम का आयन जो है इसके ऊपर +1 है ये, और ये -1 है। सोडियम के आयन के ऊपर +1 ये बता रहा है कि सोडियम के आयन में इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में एक प्रोटॉन ज़्यादा है। दोबारा सुन लीजिए, बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। सोडियम के आयन के ऊपर +1 का मतलब ये है कि इसमें इसके इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में एक प्रोटॉन ज़्यादा है। देख लीजिए आप, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, प्रोटॉन कितने हैं, 11। तो प्रोटॉन एक इजाफी है, +1। इसी तरह यहाँ पर इसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर -1 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि प्रोटॉन के मुकाबले में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास एक ज़्यादा है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, क्लोरीन के आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ये दोनों ही डिस्टर्ब हैं, दोनों डिस्टर्ब हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? ये आयन्स हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। क्यों डिस्टर्ब रहते हैं? इसी अनइक्वलिटी की वजह से। नेचर ने, कुदरत ने, अल्लाह ताला ने चीज़ों को बैलेंस स्टेट में बनाया है, ठीक है, तवाज़ुन की हालत में बनाया है, मुतवाज़न बनाया है। अगर चीज़ें तवाज़ुन खो देंगी, बैलेंस स्टेट उनकी डिस्टर्ब होगी, तो वो नेचुरली उनकी ये कोशिश होगी कि दोबारा अपनी बैलेंस स्टेट की तरफ जाएं। सोडियम आयन की मौजूदा पोजीशन अनबैलेंस की है, ये बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन होने चाहिए, लेकिन सोडियम आयन के पास देख लें, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में एक प्रोटॉन ज़्यादा है, ये बेचारा अनबैलेंस है। ये क्लोराइड का आयन जो है ये भी अनबैलेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में एक प्रोटॉन ज़्यादा है, इसलिए ये भी डिस्टर्ब है। ये दोनों डिस्टर्ब हैं। तो इनकी ये कोशिश है कि अपनी पुरानी पोजीशन, यानी कि ये जिसमें ये बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17, यहाँ पर सोडियम इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, ये बैलेंस स्टेट है। तो इनकी ये कोशिश है कि दोबारा ये स्टेट हासिल की जाए। समझ में आ गई बात? अब ये स्टेट ये कैसे हासिल करेंगे? इसी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में ये स्टेट इनको मिल जाएगी। पहले सोडियम को देख लें। सोडियम जो इस नेगेटिव की तरफ जा रहा है, सोडियम किसकी तरफ जा रहा है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। ये सोडियम आयन जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से लेके सोडियम का एटम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैथोड है ये नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और सोडियम के आयन को क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि अपनी ये वाली पोजीशन बना सके। इसलिए सोडियम का आयन इसके पास भागा भागा जाएगा, बोलेगा यार तुम्हारे पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो। और कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन ये लेके क्या बन जाएगा? सोडियम का एटम बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? क्लोराइड का आयन
इस एनोड के पास क्यों जाएगा? क्योंकि एनोड के पास प्रोटॉन नहीं है, ये ध्यान में रहे। ये जो एनोड है, जो प्लस साइन बता रहा है आपको, ये भी आपको यही बता रहा है कि एनोड के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है जी। ये जो एनोड है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये जो क्लोराइड का आयन है ये रहा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये भागा भागा इस एनोड के पास जाएगा, बोलेगा यार तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है ना, ये लो मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये क्लोराइड का आयन इसको आके एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के खुद क्लोराइड का आयन क्या बन जाएगा, क्लोराइड का आयन क्लोरीन का एटम बन जाएगा, बैलेंस स्टेट में आ जाएगा। अब ये रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ अब कोई इशू नहीं है, पहले मैं डिस्टर्ब था अब डिस्टर्ब नहीं हूँ, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। सोडियम का एटम ये भी अब खुश है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। अब ये लेन देन करने के लिए सोडियम का आयन यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ये क्लोराइड का आयन यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए। ये लेन देन जब ये अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पे करेंगे तो ये यहाँ पर आने के बाद ये सोडियम का आयन सोडियम का एटम बन जाएगा, और ये क्लोरीन का आयन क्लोरीन का एटम बन जाएगा। अब एटम और आयन का भी फ़र्क पता चल गया आपको। अब एक चीज़ और भी तो समझ लीजिए, सोडियम बाज़ार से मिलता है, सोडियम बाज़ार से मिलता है, आप जाके ला सकते हैं, साइंटिफिक स्टोर से मिल जाएगा आपको, साइंटिफिक स्टोर से सोडियम आपको मिल जाएगा, आप ले आइए। सोडियम एक चीज़ है, जैसे आयरन है ना, लोहा आपको नज़र आता है, आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह सोडियम एक चीज़ है। यहाँ पर सोडियम किस शक्ल में नज़र आएगा आपको पता है? ये सिर्फ सोडियम के एटम यहाँ नहीं आए, बल्कि यहाँ पर सोडियम मेटल बना है जी। सोडियम का मेटल, वही सोडियम का मेटल जो कि साइंटिफिक स्टोर पे अवेलेबल है। आप जाते हैं उसको बोलते हैं यार 2 किलो सोडियम दे दो, वो आपको शॉपर में पैक करके सोडियम दे देता है। तो वो उसके पास जो पैकेट्स की शक्ल में आया है, स्लैब्स की शक्ल में है, जैसे सोप होता है, इस तरह बना हुआ सोडियम काट काट के उसने आपको दे दिया सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पर वही सॉलिड फॉर्म का सोडियम जो आपको साइंटिफिक स्टोर से मिल रहा था, वो यहाँ पर आपको किस शक्ल में मिलेगा पता है? यहाँ पर आपको पाउडर की शक्ल में मिलेगा, यहाँ पर आपको पाउडर की शक्ल में मिलेगा। जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस ख़त्म होगा ना 3, 4, 8, 10 घंटों के बाद, तो आप इस सिस्टम को जब ख़त्म करेंगे तो ये जो कैथोड है आप इसको बाहर निकालें, इसके ऊपर वाइट कलर का जो है पाउडर सा लगा हुआ होगा। ये वाइट कलर का वाइट पाउडर जो है ये क्या है? ये सोडियम मेटल है, सोडियम की धात है। ये वही सोडियम है जो कि आप बाज़ार से लेके आते हैं ख़रीद के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, वो अपने लैब में सोडियम खुद बनाया है। दोबारा बोल रहा हूँ, वो सोडियम आपने खुद बनाया है। किससे बनाया है? सॉल्ट से बनाया। इसी तरह क्लोरीन गैस, आपके पास स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में लोग आते हैं, स्विमिंग करते हैं, जर्म्स लगते हैं, पानी गंदा होता है, उसको साफ़ करना है उसमें से जर्म्स को। क्लोरीन गैस बड़ी ज़बरदस्त है। क्लोरीन गैस आप छोड़ दीजिए उस पानी के अंदर, तो उसके बाद वो जो है पानी को साफ़ कर देगी। अब ये क्लोरीन गैस आप कहाँ से लेने के लिए जा रहे हैं? साइंटिफिक स्टोर से। उसको बोल रहे हैं क्लोरीन गैस दे दो भाई, वो आपको क्लोरीन गैस जो है वो दे देगा। वो क्लोरीन गैस जो साइंटिफिक स्टोर वाला आपको दे रहा है, वो कहीं बन भी तो रही है ना। वो कहाँ बन रही है? इसी तरह बन रही है। अभी बना के दिखाता हूँ आपको कैसे बनेगी। यहाँ पर बनेगी एनोड पे क्लोरीन गैस। याद रहे क्लोरीन गैस है, सोडियम गैस नहीं था, सोडियम सॉलिड था, इसीलिए पाउडर की शक्ल में आया। क्लोरीन जो है वो गैस है, इसलिए गैस तो आपको पता है रुकती नहीं है। परफ्यूम्स देखें आपने, उड़ जाते हैं ना। हवा जो है वो भी गैस है, उड़ जाती है एक जगह से दूसरी जगह। इसके लिए तो आपको बर्तन चाहिए। परफ्यूम को रोकने के लिए परफ्यूम की बोतल कितनी बंद होती है, टाइटली पैक्ड होती है। वो ढक्कन खोल दें, घंटे बाद आपको परफ्यूम गायब नज़र आएगा। कहाँ चला गया? उड़ गया। तो गैस कोई भी हो वो तो उड़ जाती है। तो यहाँ पर क्लोरीन का आयन जब यहाँ पर आएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा एनोड को, तो क्लोरीन का एटम बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पर क्लोरीन का एक ही एटम बना होगा? नहीं नहीं भाई, खरबों 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 आयंस क्लोरीन के बने होंगे यहाँ पर, और यही खरबों 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 बिलियंस एंड बिलियंस क्लोरीन के आयन यहाँ पर आके बिलियंस एंड बिलियंस क्लोरीन के एटम बनेंगे।
और जब ये बिलियंस एंड बिलियंस क्लोरीन के एटम बनेंगे तो दो दो एटम आपस में मिल जाएंगे और ये बन जाएगा Cl2, 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 Cl2। पता है ये Cl2, Cl2, Cl2 क्या है? ये क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है। दिस इज कॉल्ड क्लोरीन गैस। जैसे ही ये मॉलिक्यूल बनेगा, एक्चुअली ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं बनेगा, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, खरबों क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको धुआं सा निकलता हुआ नजर आएगा, स्मोक। आप समझेंगे शायद आग लग गई, आग नहीं लगी भाई, वो जो आपको धुआं सा निकलता हुआ नज़र आ रहा है वो असल में क्लोरीन गैस आपने बनाई है। आपने यहाँ से क्लोरीन गैस को साइड में कर लिया और क्या किया, आपने बस बोला अब ज़रूरत नहीं है साइंटिफिक स्टोर जाने की, सर मैंने तो क्लोरीन गैस यहीं बना ली है, टेंशन नहीं, ये ले जाइए, प्योर क्लोरीन गैस है ये। वहाँ तो मिक्स 2 नंबर गैस मिलेगी, मैं आपको बिल्कुल प्योर जो है क्लोरीन गैस लैब में मैंने बना दी, और ये ले जाइए स्विमिंग पूल अपना साफ़ कर लीजिए। समझ में आ गई बात आपको? ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया। अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो भी तो इस तरह यहाँ बन सकती है, वो भी तो इस तरह यहाँ बन सकती है जैसे कि सोडियम बना है। लेकिन ये हाइड्रोजन गैस बनेगी किससे? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला ये है, ये रहा H2, ये हाइड्रोजन गैस है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनने के लिए 2 हाइड्रोजन के एटम चाहिए ना। जैसे यहाँ पर क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 क्लोरीन के एटम चाहिए थे, वो इस तरह बने, और 2 क्लोरीन के एटम बनने के लिए 2 क्लोराइड के आयन चाहिए थे Cl- के, वो इस तरह बने। समझ में आ गई बात? तो हमें यहाँ पर इसी तरह हाइड्रोजन के आयन चाहिए, हाइड्रोजन के आयन, 2 हाइड्रोजन के आयन। 2 हाइड्रोजन के आयन जो हैं वो क्या बनेंगे? 2 हाइड्रोजन के एटम बनेंगे, फिर ये 2 हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। समझ में आ गई बात आपको? इसको मिटा दूं, स्पेस बनाऊं यहाँ पर। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें कहाँ से मिलेंगे हाइड्रोजन के आयन? मैं आपको बताता हूँ, H2O से मिलेंगे। H2O, आप एक बीकर लीजिए, इसको मिटा दूं, आप एक बीकर लीजिए, इसमें इसी तरह इलेक्ट्रोड्स लगाइए और सादा पानी इसके अंदर डाल दीजिए। ये H2O आपने डाल दिया, समझ में आ रही है बात? H2O आपने डाल दिया। इसके साथ आपने फ्यू ड्रॉप्स जो हैं, फ्यू ड्रॉप्स किसी एसिड के डाल दिए या बेस के डाल दिए। एसिड यहाँ पर ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस यहाँ पर ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो या तो एसिड के कुछ कतरे आप इसमें शामिल कर दीजिए या बेस थोड़ा सा आप इसमें मिला दीजिए। इसका नतीजा ये होगा कि ये आयनाइज हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? आयनाइज हो जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएंगे। ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से टूट जाएगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में ये टूट जाएगा। समझ में आ गई बात? इसके साथ फिर आप क्या करेंगे? बैटरी से कनेक्ट करेंगे इसको, बैटरी चाहिए, ये रही बैटरी, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये वायर जा रही, तो ये क्या हो गया? ये भी पॉजिटिव हो गया, मतलब क्या हो गया? एनोड हो गया। और ये नेगेटिव का, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से वायर जा रही, इससे कनेक्ट हो रही है, तो ये क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया, यानी कि कैथोड हो गया, कैथोड हो गया। पानी जो आपने डाला है H2O वो क्या हो गया? आयनाइज हो गया, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन क्योंकि पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा? नेगेटिव की तरफ, यानी कि कैथोड की तरफ जाएगा ये। और यहाँ पर आने के बाद क्या करेगा? कैथोड पे क्या है? कैथोड पे यकीनन इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हाइड्रोजन आयन की पोजीशन क्या है? क्या फ़र्क है हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन आयन में? इसके पास इलेक्ट्रॉन एक है, प्रोटॉन एक है, हाइड्रोजन के एटम के पास। हाइड्रोजन आयन के पास इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, प्रोटॉन एक है। तो ये हाइड्रोजन का आयन बेचारा डिस्टर्ब है, अनबैलेंस स्टेट में, गैर मुतवाज़िन हालत में। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये दोबारा हाइड्रोजन का एटम बन सके। वो एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे मिल जाएगा और ये हाइड्रोजन का एटम बन जाएगा। अब एक एटम थोड़ी ना बनेगा, यहाँ पर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस हाइड्रोजन के आयन बने हैं, तो यहाँ पर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस हाइड्रोजन के एटम बनेंगे।
और इसी तरह उनमें से दो दो एटम मिलके क्या बना लेंगे, H2 हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बना लेंगे। यानी कि यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन गैस बनेगी और लिबरेट होती हुई नजर आएगी धुएं की शक्ल में। हाइड्रोजन गैस इनविजिबल होती है बेसिकली, ठीक है, नज़र नहीं आती, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि इस जगह से आपको धुआं निकलता हुआ नजर आएगा तो समझ जाइएगा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो बन के रिलीज होना शुरू हो गई। तो ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल आपने बना लिया, मतलब हाइड्रोजन गैस बना लिया आपने। समझ में आ गई बात। तो ये सारा प्रोसेस कौन सा था, इलेक्ट्रोलाइसिस का था, और उसकी मदद से आपने क्या किया, आपने हाइड्रोजन गैस बनाई है। किस जगह पे बनी है, इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड, यहाँ पर बनी है। यहाँ पर क्या बनेगा मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनेगी O2, ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर आएंगे और ऑक्सीजन के एटम जाहिर सी बात है नेगेटिव होंगे। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन से ये ऑक्सीजन ये कैसे बना, ये फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर तफसील से एक वीडियो बनाऊंगा, कोई घंटे की बनेगी, तब जाके आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का। अब इसकी इक्वेशन भी मैं यहाँ बना देता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इक्वेशन भी देख लीजिए ज़रा इसकी, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये मेथड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो ये उन कंट्रीज़ में ज़्यादा फेवरेबल है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा सस्ती है। हमारे मुल्क में तो बहुत महंगी है बिजली, ठीक है, लेकिन हर मुल्क में ऐसा नहीं है, बहुत सारे मुल्कों में बहुत सस्ती बिजली है। तो फिर वो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस की मदद से जो है वो हाइड्रोजन गैस को जो है वो बनाना पसंद करते हैं। इसकी इक्वेशन बता दूं, ये रही इसकी इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन है 2H2O। ये वाटर है, आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की इसी पानी के अंदर। कब, जब आपने एसिड और बेस दोनों में से किसी एक को आपने इस पानी में डाला, उससे ये क्या हो गया, ये आयनाइज हो गया। इसकी शक्ल यहाँ बना देता हूँ, आयनाइज हो गया, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। और अब फाइनल चीज़ की तरफ जा रहा हूँ, इसको यहाँ नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस लिखूंगा कि हाइड्रोजन गैस बन गई और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर बन गई। बैलेंस कर लेते हैं उस 2, और इसके साथ 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये आपका जो है वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का टॉपिक हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अगले टॉपिक्स, कुछ रैंडम टॉपिक्स हैं। कमेंट्स आ रहे हैं कि वो नेसेंट हाइड्रोजन उसका बनाइए, और इसके अलावा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर हैं, ये डिफ़िकल्ट हैं तो इनको देखेंगे। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के ऊपर 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, देख लीजिए, आपको मिल जाएंगी इसी चैप्टर की, ठीक है भाई। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।